नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार से सभी डरे हुए हैं। बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी की बात तो समझ में आती है, क्योंकि उनके कई नेता और विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। लेकिन धुकधुकी तो पवार के साथ विरोधी मोर्चे में साझेदार उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की भी बढ़ी हुई है। आखिर पवार ने ऐसा क्या किया है? क्यों इस वक्त महाराष्ट्र की सारी सड़कें पवार के घर की तरफ ही जा रही हैं? इन सवालों का विश्लेषण हम करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अरब की लोक कथाओं में फिनिक्स नाम की एक चिड़िया की कहानी मिलती है, जो खुद को जला देती थी और फिर अपनी ही राख से पैदा हो जाती थी। महाराष्ट्र की राजनीति में वो फिनिक्स शरद पवार ही हैं। कई बार टूटे, फिर से जुट गए। पिछले साल ही उनके भतीजे अजीत पवार पूरी पार्टी लेकर चले गए, विधायकों को भी तोड़ लिया। लगा कि भतीजे ने चाचा की राजनीति का दी एंड कर दिया है। पार्टी का नाम और निशान सब कुछ अजीत पवार को मिल गया। बीजेपी को उम्मीद थी कि अजीत पवार ने जो खेला किया है, उससे तो उनकी महायुति की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में पवार ने अपने पावर और पॉलिटिक्स दोनों ही दिखा दी। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में भी शरद पवार सबसे कम सीटों पर लड़े थे, सिर्फ 10 सीटों पर, लेकिन उसमें भी 8 सीटें जीत ली। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में 6 राजनीतिक पार्टियां हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से बीजेपी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी। दूसरी ओर विपक्षी महाविकास अघाड़ी की तरफ से कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी। इन सभी राजनीतिक दलों में सबसे शानदार स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में शरद पवार की ही पार्टी का रहा। इतना ही नहीं, पवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो बारामती की अपनी परंपरागत सीट को बचाना था। वहां उनकी बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ भतीजे अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को लड़ा दिया था। कहा जा रहा था कि पवार साहब बड़े नेता होंगे, लेकिन बारामती में असली काम तो अजीत पवार कर रहे थे। कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क अजीत पवार का था, लोगों का काम अजीत पवार कराते थे। शरद पवार तो कब के जनता से कट चुके थे। ज्यादातर सर्वे और चुनावी अनुमान अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की जीत दिखा रहे थे, लेकिन बारामती के चुनाव नतीजों ने बता दिया कि असली पावर तो शरद पवार में ही है। अब सवाल है कि पवार आगे क्या करने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि शरद पवार ने कभी भी बीजेपी का समर्थन लेकर सरकार नहीं बनाई। सीधे बीजेपी के संपर्क में वो कभी नहीं गए, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं से उनके संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं। तमाम राजनीतिक कड़वाहटों के बावजूद उनके संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अच्छे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी अच्छे थे। यहां तक कि अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में शरद पवार ने वाजपेयी पर अलग से एक चैप्टर तक लिखा है। इसलिए वो भले ही बीजेपी को हटाकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनवाने की बात करते हैं, लेकिन एमवीए में ही उनकी पार्टनर चाहे कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे, उन पर विश्वास करते हुए भी थोड़े सशंकित रहते हैं। खासकर उद्धव ठाकरे जिस तरह खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, उससे लगता है कि उद्धव को डर है कि कहीं चुनाव बाद उनके साथ खेला ना हो जाए। उद्धव ठाकरे का डर वाजिब है। कांग्रेस के रुख से लगता है कि वो जिसके ज्यादा विधायक, उसका मुख्यमंत्री की तर्ज पर चलना चाहती है। इस तर्ज पर चलने का हौसला कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से मिला है। उस चुनाव में कांग्रेस 17 सीटों पर लड़कर 13 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 सीटों पर लड़कर भी महज 9 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस को लगता है कि विधानसभा में अगर उसने लोकसभा के परिणाम को दोहरा दिया तो 10 साल बाद फिर से उसे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। इसलिए उद्धव ठाकरे की धुकधुकी बढ़ी हुई है। इसलिए वो बार बार शरद पवार की तरफ देख रहे हैं, लेकिन पवार एक तो उद्धव को कोई आश्वासन नहीं दे रहे और ऊपर से ये कहकर उनकी बेचैनी और भी बढ़ा रहे हैं कि भैया, मेरी पार्टी मुख्यमंत्री पद की दावेदार कतई नहीं है। शरद पवार के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे की दिक्कत यह है कि कांग्रेस को वो कैसे मनाए कि उनके नाम पर तैयार हो जाए। कांग्रेस खुद का मुख्यमंत्री पहले चाहेगी, और अगर उद्धव ठाकरे को किसी दूसरे की सरकार की पालकी ही ढोनी थी तो बीजेपी की पालकी ही ढो लेते, लेकिन उनको तो सत्ता की पालकी में खुद बैठना है, फिर एक बार बैठे भी तो शरद पवार की बदौलत।
अब वही शरद पवार संतत्व वाली मुद्रा में खड़े हो गए हैं तो उद्धव ठाकरे की बेचैनी बढ़ रही है। दरअसल यही शरद पवार की राजनीति है। वो कहते क्या हैं, करते क्या हैं, किसी को नहीं पता। जो कहें राजनीति उसी हिसाब से करें, ये जरूरी नहीं। शरद पवार की राजनीति कब किसे सत्ता दिला दे और किसे सत्ता से बेदखल कर दे, ये बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को पता नहीं चलता। आप इसे करीब 3 दशक पहले लोकसभा में शरद पवार को दिए गए सुषमा स्वराज के बयान से समझ सकते हैं। रामविलास पासवान कहे थे, शरद यादव अभी कह रहे थे नहीं ये सरकार तो चलेगी, नरसिंह राव जी ने आज कह दिया चलेगी। अरे भाई, नरसिंह राव तो मौन साधे बैठे हैं, भूमिका निभा रहे हैं ये, और ये शरद पवार की भूमिका नहीं निभा रहे, ये ललिता पवार की भूमिका निभा रहे। मैं भाई शरद यादव से कहना चाहूंगा, Lalita Pawar. What is unactionable? If it is her experience about him, why to be धन्यवाद सुषमा स्वराज कह रही थी कि शरद पवार नहीं बल्कि ललिता पवार हैं। ललिता पवार एक फिल्म अभिनेत्री थी जो बहुचर्चित रामायण सीरियल में मंथरा की भूमिका निभाकर काफी मशहूर हुई थी। और आप सब जानते हैं कि अयोध्या के रघुकुल में भगवान राम का राजतिलक रुकवाकर उन्हें वनवास भेजने में मंथरा की कितनी बड़ी भूमिका थी। लेकिन शरद पवार मंथरा की तरह किसी को उकसाकर राजनीति करने वाले नेता से ज्यादा खुद फ्रंट पर खड़े होकर लड़कर अपना वर्चस्व कायम करने वाले नेता हैं। महज 37 साल की उम्र में उसी कांग्रेस को तोड़कर मुख्यमंत्री बन जाना, जिस कांग्रेस में वो 17 साल से थे, ये साहसिक कहिए या मौका परस्त कदम, इसे शरद पवार ही उठा सकते थे। यहाँ श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे, वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। फिर ये राजनीतिक कलाबाजी भी वही शरद पवार ही दिखा सकते थे कि राजीव गांधी के समय में कांग्रेस में वापस आ गए और कभी कांग्रेस तोड़ने वाले शरद पवार कांग्रेस जोड़ने वाले शरद पवार बन गए, बल्कि मुख्यमंत्री भी बन गए। ये वैचारिक साहस उन्होंने तब दिखाया जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल का सवाल उठाकर कांग्रेस से निकाले जाने का जोखिम उठाया। लेकिन 6 महीने के अंदर ही वो राजनीतिक चतुराई भी दिखाई कि उसी कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। परस्पर विरोधी कलाओं को साधने का हुनर शरद पवार को आता है। शरद पवार को यह भी आता है कि इनकम टैक्स वाले नोटिस भेजें तो कैसे खुद ही आने की बात करके उसे बैकफुट पर खड़ा कर दें। तो इस विधा में भी वो पारंगत है कि एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी को कैसे साध लें या एक मंच पर खड़ा कर दें। जब अपने साथ छोड़ दें तो कैसे बिना विचलित हुए अपनी खोई जमीन तैयार की जाती है, ये राजनीतिक विश्वास भी शरद पवार में भरपूर मिलता है। नहीं तो पिछले साल जिस तरह भतीजे अजीत पवार शरद पवार की समूची राजनीतिक विरासत लेकर चले गए थे, उसमें लगा था कि पवार की राजनीतिक पावर खत्म हो गई। पिछले साल दिसंबर में ही पवार ने एक सभा में कहा था कि अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, और इस लोकसभा चुनाव में इसे साबित कर दिया। साबित तो 2019 में भी किया था, जब सातारा की लोकसभा सीट पर उपचुनाव में 80 साल के शरद पवार ने मूसलाधार बारिश में भीगते हुए भाषण दिया था और चुनाव का पासा पलट दिया था, अपने उम्मीदवार को जिता दिया था। अब वही शरद पवार अगले विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के चुनाव की राजनीतिक धुरी बने हुए हैं। एक पुरानी कहावत है कि सारी सड़कें रोम की तरफ जाती हैं। आजकल लगता है कि महाराष्ट्र में नेताओं की सारी गाड़ियां शरद पवार के घर की तरफ जाती हैं। कोल्हापुर राजघराने से आने वाले समरजीत सिंह घाटगे ने बीजेपी छोड़कर पवार की पार्टी ज्वाइन कर ली। उसी तरह बीजेपी के दूसरे कई नेता भी पवार की तरफ देख रहे हैं। उससे भी ज्यादा अजीत पवार की एनसीपी के भी कई नेता और विधायक शरद पवार की तरफ देख रहे हैं, बल्कि खुद अजीत पवार के तेवर भी काफी ढीले पड़ चुके हैं। पिछले दिनों ही इन्होंने अपने उस फैसले पर अफसोस जताया था जिसमें बारामती में सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को लड़ा दिया था। लेकिन पवार ने इस पर भी चुप्पी साधकर अजीत को संकेत दे दिया कि घर का दरवाजा तो खुला है लेकिन दल का नहीं।
लेकिन पवार की चुप्पी मुख्यमंत्री पद को लेकर जिसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो उद्धव ठाकरे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है। 16 अगस्त को मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई थी, जो लोकसभा चुनाव की सफलता और विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई थी। उस बैठक में उद्धव ठाकरे के अलावा शरद पवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और उद्धव गुट के संजय राउत भी मौजूद थे। वहां उद्धव ठाकरे ने कहा, शरद पवार जी और पृथ्वीराज चौहान जी, आप मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा करें, मैं उनका समर्थन करूंगा, क्योंकि मैं ये चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। हम वैसे गठबंधन में फिर से नहीं रहना चाहते जहां जिसकी संख्या ज़्यादा उसका सीएम की पॉलिसी के कारण लोग एक दूसरे की सीट को कम करने का काम करें। वो एक भारी गलती थी जिसमें हम फिर से नहीं जाना चाहते। इसलिए आप लोग सीएम का चेहरा तय करिए और आगे बढ़िए। उद्धव ठाकरे की बात शरद पवार से ही शुरू हुई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में राजनीति के विपक्षी खेमे महाविकास अघाड़ी की धुरी शरद पवार ही हैं। लेकिन पवार मुख्यमंत्री पद पर अपनी चुप्पी से महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। उनकी बंद मुट्ठी ये बेचैनी पैदा कर रही है कि वो किसके लिए लाख की है और खुल गई तो किसके लिए खाक की होगी। अब यहीं से एक नई राजनीति की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को मलाल रहता है कि उनके चाचा ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। 2004 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बड़ी पार्टी एनसीपी बन गई थी। फिर भी शरद पवार जूनियर पार्टनर बनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस बार की राजनीति अलग है। उन्हें अपनी बेटी सुप्रिया सुले को भतीजे अजीत पवार की तुलना में ज्यादा मजबूती से स्थापित करना है। लोकसभा में बेटी को जितवाकर पहली पारी में पवार सुप्रिया सुले को लीड दिलवा चुके हैं। अब अगर उनकी बेटी मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो राज्य की एक मजबूत नेता बन जाएंगी। तो क्या शरद पवार उसी राजनीति को साधने के लिए अभी चुप्पी साधे हुए हैं? जवाब के लिए कुछ दिन और इंतजार कीजिए। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।